आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस में आए हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमेशा बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं और देखेंगे एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज हम देखेंगे मत्स्य पालन एवं सुकर पालन। इसके पिछले वीडियो में भी मैंने ऑब्जेक्टिव के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ हूँ। आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें आपको जो है परीक्षा की पूरी तैयारी होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम देखेंगे जो हमारे बाकी के जो अध्याय बचे हैं जिनसे बार बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जैसे सही जोड़ी, खालिस्तान, सत असत, एक शब्द में उत्तर और बहुविकल्पी प्रश्न, सबको हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम अध्याय 11 देखते हैं। बाकी के अध्याय का मैंने वीडियो बनाया हूँ, आप उसमें वहाँ ऑब्जेक्टिव वीडियो करके सर्च करोगे तो वो आ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं मत्स्य पालन एवं सुकर पालन में प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है कि किस मछली को मांगुर या मंगरी के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न क्या था कि किस मछली को मांगुर या मंगरी के नाम से जाना जाता है। तो क्लेरियस मछली को मांगुर या मंगरी के नाम से जाना जाता है। बाकी के जो है यहाँ पर फिर प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो हम अभी वीडियो में क्या देख रहे हैं, जो प्रश्न बार बार आते हैं उन्हीं के बारे में हम देख रहे हैं। जैसा कि यहाँ हम देखते हैं 10वां प्रश्न, भारतीय मछलियों में सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है। ये मछली के नाम दिए हैं और इनमें हमें देखना है कि जो सबसे तेज वृद्धि करती है सबसे तेज गति से, वो है कतला। ये ऐसी मछली है जो बहुत कम समय में बाकी मछली से हम इसकी तुलना करें तो ये अपना वजन बहुत तेजी के साथ बढ़ाती है। ये 19 में आया था। अब क्या दिया है, सफेद यॉर्कशायर किस देश की प्रमुख सुकर नस्ल है। तो सफेद यॉर्कशायर जो है इंग्लैंड की प्रमुख सुकर की एक नस्ल है। इनके नाम से भी हमें पता चल जाता है कि ये अंग्रेजी वर्ग की नस्ल है या भारतीय वर्ग की नस्ल है। इनके नाम से भी हम पता कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान, और सबसे ज्यादा इस अध्याय से जो है रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो देखिए पहला रिक्त हम देखते हैं, चौथा रिक्त स्थान जो 2014 में पूछा गया था। और पूछा क्या गया था कि मछलियों में विटामिन खालिस्तान अधिक मात्रा में होता है। यदि हम मछलियों में विटामिन देखें तो सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। फिर इसके बाद में 7वां प्रश्न में क्या पूछा था, मादा सुअर का गर्भकाल खालिस्तान दिन का होता है। तो मादा सुअर का गर्भकाल 114 दिन का होता है। फिर इसके बाद में देखने वाले हैं, सिंघारा मछली को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हमसे फिर क्या पूछा है कि सिंघारा मछली को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो कैटफिश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सिंघारा मछली को? कैटफिश के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद में सुअर की उपचारित चर्बी को लार्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लार्ड के नाम से जाना जाता है। साधारणतः एक मछली खालिस्तान अंडे देती है। यदि हम मछलियों में देखें तो मछली जो है लाखों की संख्या में अंडे देती है। बेकन मांस उत्पादन हेतु प्रसिद्ध सुअर की एक नस्ल बताना है। तो बेकन मांस यानी नमकीन मांस के लिए जो पाली जाती है सुअर की नस्ल, वो सबसे अच्छी है लैंड्रेस। ये जो है सबसे अच्छी जो है नस्ल मानी जाती है बेकन मांस के लिए। फिर क्या पूछा है 2016, 2017 ये सारे प्रश्न देखो, सन भी दिया हुआ है कब कब पूछे गए हैं। अब इसके बाद में क्या पूछा गया है, रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो ये प्रश्न जो है हमेशा ही आता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम है लेबियो रोहिता। क्या नाम है? लेबियो रोहिता। ये जो है रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम है। लैंड्रेस सुअर का उत्पत्ति स्थान है। आपको नाम से ही पता चलता होगा कि ये सुअर जो है
डेनमार्क की नस्ल है, डेनमार्क की नस्ल है। डेनमार्क एक देश है, वहाँ की ये बहुत प्रसिद्ध नस्ल है। फिर इसके बाद में दिया मादा सुअर का मध्य काल होता है। मादा सुअर का जो मध्य चक्र जो होता है 24 घंटे का होता है, यानी हीट पीरियड में आती है तो 24 घंटे तक वो रहती है। ये हमसे पूछा गया है। तो अभी हमने देखे खालिस्तान। अब हम देखने वाले हैं इस अध्याय के सत्य सत्य जो हमेशा पूछे जाते हैं। 2015-2020 में ये प्रश्न पूछे गए हैं और क्या पूछे गए हैं कि सुअर में ऋतु चक्र 21 दिनों का होता है। तो ये जो 8वां प्रश्न है बिल्कुल सही। ऋतु चक्र मतलब सुअर जो है महीने में कितने दिन बाद हीट में आती है, यानी एक बार हीट में आने पर फिर दोबारा वो 21 दिन में आती है और यह क्रिया क्या कहलाती है? ऋतु चक्र कहलाती है। मछलियों में वसा अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। मछलियों में विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और वो भी कौन सा? विटामिन ए। मादा सुअर का गर्भकाल 90 दिन का होता है। गलत, मादा सुअर का गर्भकाल 114 दिन का होता है। ये प्रश्न अभी खालिस्तान में भी हमने देखे। अब देखते हैं यहाँ पर सही जोड़ी में कौन सा प्रश्न पूछा गया था 2018, 13, 12 और 18 में। देखिए क्या क्या पूछा गया था। कतला, कतला क्या है? एक कतला का संबंध किससे है? मत्स्य पालन। फिर इसके बाद में लाइव फिशेज किसे कहा जाता है? फेफड़े द्वारा श्वसन लेने वाली मछली को क्या कहा जाता है? लाइव फिशेज कहा जाता है। सुअर पालन, तो सुअर पालन का संबंध किससे है? सुअर पालन का संबंध डुराक एक सुअर की नस्ल है। टेम बर्थ, और टेम बर्थ क्या है? एक सुअर की नस्ल है। और नमकीन मांस के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है? लैंड्रेस पाली जाती है। तो इस तरह से सही जोड़ी यहाँ पर पूछा गया था और बाकी की जो है एक शब्द में उत्तर इस अध्याय से नहीं आए। तो अब हम अगला अध्याय देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं दुग्ध व्यवसाय, मिल्क ट्रेड। तो दुग्ध व्यवसाय में हम देखेंगे विकल्प, और अभी हम क्या देख रहे हैं? विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक शब्द में उत्तर, जो हमेशा आए हुए प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आते ही रहते हैं। उनको हम एक एक करके बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो है 11वीं के हर पेपर के बारे में, कृषि के हर पेपर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए, हमसे क्या पूछा था? पहला प्रश्न है क्या पूछा था हम देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या दिया था? ये सारे जो है इस अध्याय के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पेपर की दृष्टि से। ऑपरेशन फ्लड योजना की शुरुआत कब से हुई थी? ऑपरेशन फ्लड योजना की शुरुआत 1970 से हुई थी। भारत में विश्व के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत दूध उत्पादित होता है? भारत में पूरे विश्व का जो है 14% दूध उत्पादन होता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है, बी कुरियन को। और एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के पिता के नाम से जाने जाते। और यहाँ पर जो 6वां प्रश्न दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको हम समझ लेते हैं। हालांकि ये अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट इसलिए समझते हैं। भारत में दुग्ध व्यवसाय के विकास हेतु टेक्नोलॉजी मिशन कब चलाया गया था? तो 1987 में टेक्नोलॉजी मिशन चलाया गया था। फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि डॉक्टर बी कुरियन का संबंध किससे है? तो डॉक्टर बी कुरियन का यानी वर्गीस कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से है। भारत में कुल गायों में संकर नस्ल की गाय का अनुपात है। यदि हम तुलना करें कि भारत में संकर गायों का अनुपात क्या है, तो 14.2% है। अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान जो वार्षिक परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। एक एक करके हम सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाए और अच्छे नंबर आए। तो चलिए हम आगे हल करते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। इसे शॉर्ट में NDDB के नाम से भी जाना जाता है।
अमूल संस्था की स्थापना कब हुई थी? अमूल संस्था की स्थापना 1946 में हुई थी। और इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का पूरा नाम ये है। फिर इसके बाद में क्या है? दूध उत्पादन को खालिस्तान क्रांति भी कहते हैं। दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये विकल्प हमने देखे। अब सत्तासत में हम देखने वाले हैं जो बहुत सारे प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए। तो देखिए क्या क्या प्रश्न दिए हैं। खालिस्तान हमने देखे। अब सत्तासत देखते हैं। सत्तासत में हमारे सामने जो पहला प्रश्न है और वो क्या है कि ऑपरेशन फ्लड योजना का प्रथम चरण 1970 में प्रारंभ हुआ। बिल्कुल सत्य है। श्वेत क्रांति का संबंध धान की खेती से है? नहीं, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारतीय डेयरी निगम के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ये प्रश्न बिल्कुल सही है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 425 ग्राम है अभी, यानी कि हमारे भारत में दूध का उत्पादन इतना होता है कि एक व्यक्ति में यदि बांट दिया जाए तो 425 ग्राम आता है। अमूल संस्था हरियाणा में स्थित है? बिल्कुल गलत। ये कहाँ पर है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये अब हम देखने वाले हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी भी देखिए, इसमें 2024, 23, 17 बहुत सारे सन में सही जोड़ी इसकी पूछी गई है इस अध्याय से। और इस अध्याय से सही जोड़ी में पहला क्या दिया है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। इसे शॉर्ट में NDDB के नाम से जाना जाता है। फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB जो है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का संबंध, अच्छा हाँ, ये भारतीय डेयरी निगम ये सही जोड़ी थोड़ी सी यहाँ डिस्टर्ब हो गई है, हमें इसको फिर से समझना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है इसकी प्रथम चरण 1970 माना जाता है। फिर दूसरा क्या दिया? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता? ऑपरेशन फ्लड या वर्गीस कुरियन के नाम से जाना जाता। दूसरा ये होगा। फिर क्या है? भारतीय डेयरी निगम। तो भारतीय डेयरी निगम का संबंध किससे है? दूध का उत्पादन। तीसरा। फिर इसके बाद में क्या दिया? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या NDDB। तो इसका संबंध किससे है? 1965 से है, यानी कि ये चौथा हमारा ये वाला आएगा। फिर इसके बाद में क्या दिया है? इंडो स्विस प्रोजेक्ट। इंडो स्विस प्रोजेक्ट जो है किसके सहयोग से चल रहा है? स्विट्जरलैंड के। पांचवा ये है, ये सही जोड़ी है। तो आप इसको ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न आता है। और इसके बाद में इस अध्याय का अंतिम प्रश्न जो है पूछा क्या है? अमूल संस्था की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1946 में। अभी हमने ये प्रश्न जो है खालिस्तान में भी देखे। और इसके बाद में और भी आपको कोई नई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल पूरा आंसर डीपली से या डिटेल से समझाने वाला हूँ। अब हम अध्याय से देखने वाले हैं, हम 14 अध्याय में देखने वाले हैं। 14 अध्याय से जो है सबसे ज़्यादा सही जोड़ी पूछा गया है, तो हम सही जोड़ी बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। और आज का हमारा वीडियो जो है, हम इसमें वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमेशा आती है, बार बार पूछी जाती है और प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछी गए हैं। ऐसे प्रश्न को आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो हम देखने वाले हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में अध्याय 14 में क्या दिया था? सहकारी समिति अधिनियम कब बना था? सहकारी समिति जो अधिनियम है वो बना था 1964 में। सहकारी समिति अधिनियम बना 1964 में। फिर दिया है प्राथमिक सहकारी समिति। प्राथमिक सहकारी समिति जो है पंचायत स्तर में होती है। प्राथमिक सहकारी समिति पंचायत स्तर में होती है। सहकारी संघ कहाँ होता है भाई? सहकारी संघ जो होता है ये जिला स्तर पर होता है। सहकारी संघ जिला स्तर पर होता है। और फेडरेशन जो होता है राज्य स्तर पर होता है। और पांचवा क्या दिया? सहकारी साख समिति अधिनियम कब बना था?
1904 में सहकारी साख अधिनियम 1904 में बना और सहकारी समिति अधिनियम जो है 1964 में बना। तो ये यहाँ से जोड़ी को ही केवल पूछा गया था। अब हम अगला अध्याय देखने वाले हैं। अध्याय 15 से भी केवल जो है सही जोड़ी आती है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। वर्ष 2024 में यहाँ से सही जोड़ी ही पूछी गई थी, हम उनको ठीक से समझ लेते हैं। दोबारा से वहाँ से फिर प्रश्न आ सकता है। तो चलिए हम समझते हैं कि सही जोड़ी में क्या दिया है। भूमि, भूमि क्या है, प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदत्त उपहार है, बिल्कुल सही है ये, तो पहला ये हो जाएगा। दूध दोहन का सिद्धांत, तो दूध दोहन के सिद्धांत के बारे में क्या दिया है कि दूध दोहन करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूंजी, पूंजी, पूंजी का संबंध किससे, लाभ के लिए निवेश किया गया धन क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। दूध दोहन विधि, दूध दोहन विधि का संबंध किससे, पूर्ण हस्त दोहन, तो पूर्ण हस्त दोहन दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि होती है। संगठन प्रबंध का संरचनात्मक ढांचा है, संगठन प्रबंध का कैसा ढांचा है, संरचनात्मक ढांचा है। इसके बाद हमने ये सही जोड़ी देखे। अब जो है अगला अध्याय देखने वाले हैं। केवल यहाँ से सही जोड़ी ही पूछा था और एक शब्द में उत्तर नहीं पूछा था। फिर भी हम समझ लेते हैं कि एक शब्द में उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है इस अध्याय के। वो क्या है कि पशुओं को डराने से उनमें किस हार्मोन्स का स्राव होता है जो दूध उतरने को रोकता है, तो वो क्या है, एड्रीनेलिन हार्मोन्स होता है। यदि आप किसी पशु को डराओगे, चमकाओगे तो ये हार्मोन्स निकलने लगेगा, तो दूध उतरने की क्रिया बंद हो जाती है। फिर इसके बाद में दूध दोहने की क्रिया कितने समय में पूर्ण कर लेनी चाहिए, 7 मिनट के अंदर पूर्ण कर लेनी चाहिए। अब हम देखने वाले हैं दूध का संगठन। दूध का संगठन में एक विकल्प पूछा गया था और वो क्या था कि वसा का प्रतिशत सबसे अधिक मिलता है, तो वसा का प्रतिशत सबसे अधिक जो है भैंस के दूध में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा कौन सी भैंस के दूध में पाया जाता है, भदावरी नस्ल में, कितना, 13% पाया जाता है। और परीक्षा की दृष्टि से अध्याय 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल आप इसे ध्यान से समझिए क्योंकि इस अध्याय से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो सबसे पहले विकल्प हम देखते हैं जो 2011-18 से स्टार्ट होते हैं। और क्या पूछा है विकल्प में, पहला विकल्प जो है पूछने वाला वो क्या पूछा है कि दूध का अपेक्षित घनत्व याद कर सकते हैं। तो दूध का अपेक्षित घनत्व याद करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। वसा परीक्षण में उपयोगी यंत्र है, वसा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर अभी जो है 2023 में एक प्रश्न आया था और वो प्रश्न ये है कि गर्भर विधि में प्रयुक्त सेंट्रीफ्यूगल मशीन के चक्करों की संख्या प्रति मिनट होती है, तो वो 1100 आरपीएम होती है। अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान, और पहला रिक्त स्थान जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पूछा है कि ब्यूटायरोमीटर में अंकन खाली स्थान से खाली स्थान होते हैं। तो ब्यूटायरोमीटर एक वसा परीक्षण करने वाला एक यंत्र है जिसमें जो है अंक 0 से चालू होते हैं और 10 तक चलते हैं। ये हमसे पूछा गया है। दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा खाली स्थान यंत्र की सहायता से याद की जाती है। तो ब्यूटायरोमीटर एक यंत्र होता है, उसके द्वारा दूध में वसा की मात्रा का पता लगाया जाता है। फिर क्या पूछा है, गर्भर विधि में सेंट्रीफ्यूगल को प्रति मिनट खालिस्तान चक्कर दर से घुमाया जाता है। तो हमने अभी देखे 1100 आरपीएम के चक्कर से घुमाया जाता है। फिर इसके बाद में हम अगला प्रश्न क्या दिया है जो आया हुआ था, खालिस्तान द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व याद किया जाता है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व जो है लैक्टोमीटर के द्वारा याद किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा याद किया जाता है। फिर 2015 में क्या प्रश्न आया था, गर्भर विधि द्वारा दूध में खालिस्तान का मान याद करते हैं। किसका मान याद करते हैं, गर्भर विधि के द्वारा वसा का मान याद करते हैं। फिर इसके बाद में दुग्ध अवशीतन एवं भंडारण का उचित तापक्रम क्या है। दुग्ध अवशीतन एवं भंडारण का उचित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है।
फिर इसके बाद में क्या दिया है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व खालिस्तान होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.030 होता है। और यदि आपसे भैंस का पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 1.032 होता है। तो ये हमने देखे रिक्त स्थान जो पूछे जाते हमेशा आए हुए प्रश्न हैं। अब हम देखने वाले हैं सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में जो है हमारे सामने पहला प्रश्न है और वो क्या पूछा है कि बेसफाल विधि द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व याद करते हैं। बिल्कुल सही। दुग्ध मापी में 0 से 40 तक के निशान होते हैं। बिल्कुल सही। वसा परीक्षण में दूध की मात्रा 20 सीसी ली जाती है। ये भी कैसा है, असत्य है। फिर इसके बाद में क्या दिया, CLR का पूरा नाम कवर लैक्टोमीटर रीडिंग है। CLR का पूरा नाम कवर लैक्टोमीटर रीडिंग नहीं है। ये प्रश्न कैसा है, असत्य है। वसा परीक्षण में दूध 10 सीसी लिया जाता है। ये प्रश्न कैसा है, सत्य है। फिर इसके बाद में दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा गर्वर विधि से याद करते हैं। ये प्रश्न कैसा है, गर्वर विधि से, सत्य है। फिर क्या दिया है, दूध अपमिश्रण कानून की स्थापना। दूध अपमिश्रण कानून की स्थापना कब हुई थी, 1955 में भी सही है। फिर क्या दिया है, ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग दूध में वसा प्रतिशत याद करने हेतु किया जाता है। ये भी कैसा है, सत्य। और लास्ट में क्या दिया है, दुग्ध मापी में 0 से 50 तक के अंक निर्धारित होते हैं। यह सत्य है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में और बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप नहीं, अब हमारे पास अभी सही जोड़ी है तो उसे हम और समझ लेते हैं। सही जोड़ी इस अध्याय से देखो, सही जोड़ी लगातार आई हुई है और वो क्या क्या पूछा गया है हमको अच्छे से समझना है ना। तो एमाइल एल्कोहल किसके लिए उपयोग होता है, वसा के परीक्षण के वसा के परीक्षण के लिए। एमाइल अल्कोहल का उपयोग किस लिए होता है, वसा का परीक्षण करने के लिए। दूसरा क्या है, दूध में वसा की जांच। तो दूध में वसा की जांच कैसे करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं। दूध में शक्कर की जांच कैसे करते हैं, दूध में वसा की जांच तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं। तो दूध में शक्कर की जांच कैसे की जाती है, दूध में शक्कर की जांच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की जाती है। हिमांक परीक्षण या दुग्ध का टेस्ट ओ परीक्षण कैसे किया जाता है, तो दूध में पानी की मिलावट के लिए ये टेस्ट किया जाता है। दुग्ध अपमिश्रण कानून कब बना था, दूध अपमिश्रण कानून 1955 में बना था। फिर इसके बाद में सेकंड जोड़ी हमारे सामने और है और उसमें क्या पूछा गया है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन 1100 चक्कर प्रति मिनट लगाती है। फिर क्या पूछा है, बेसफाल परीक्षण का संबंध किससे है, दूध का अपेक्षित घनत्व। बेसफाल परीक्षण का संबंध किससे है, दूध का अपेक्षित घनत्व से। ब्यूटाइरोमीटर का संबंध किससे है, दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा या कांच का यंत्र या वसा परीक्षण के लिए उपयोग होता है, ब्यूटाइरोमीटर। फिर दिया है तीसरा रह गया दूध का अवशीतन का संबंध किससे है, दूध का अवशीतन हम करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक। फिर दूध का घनत्व किससे निकालते हैं, दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से निकालते हैं। तो निश्चित ही है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप यदि आया होगा तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट मिलती। और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। तो और अगले वीडियो में मैं बाकी जो अध्याय बचे हैं उनको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें।